Hello, children. You are welcome to the digital classes of Christchurch Convent Higher Secondary School, Kadawara. I am Amit Toshniwal, your economics teacher. This video is for class 11th. Subject is economics. Chapter number 2, collection of data, part 4. In previous video, you have learnt about the investigation type, census and sampling. In this video, you shall study about the methods of sampling. First is purposive sampling. Purpose means reason, a cause. So when the investigator purposely select some typical items and he thinks that it could be a representative of the universe. So purposely he selects some certain item, typical item out of the whole lot. Okay. So why it is so? Because he thinks that that personal element may have a great chance of entering into the selection of sample. But here you must remember, when purposely sampling is done, investigator must be unbiased. Unbiased means impartial. He should not be a partial by selecting any of the element out of the lot, out of the universe on the partial way. So he selects or chooses any of the elements out of his point of view, own point of view, which he finds comfortable or which suits him. Okay. So what are the merits of purposive sampling? It's a simple method. It's suitable when the universe is homogeneous. Homogeneous means of the same kind, of the same nature, of the same type, uniform. This method is useful when size of sample is to be kept small. कम सैंपल लेना है तो फिर अपने पसंद से वो कुछ भी सिलेक्ट कर लेगा. सैम्पलिंग में जो नंबर ऑफ डेटाज है वो कम रहेंगे. इट बिकम्स एसेंशियल व्हेन इम्पोर्टेंट यूनिट्स आर टू बी इंक्लूडेड. किसी को लेना ही है सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, पर्पसली उसको लेना ही है. सेकेंड मेथड है रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम मतलब कहीं से भी कुछ भी. So random sampling में each item has got every possible chance to be selected. है ना? So here nothing is left on the judgment of the investigator. So by random sampling, whatever haphazard selection which gives the same chance of inclusion of every case of the universe. And here the mathematical theory of probability, which comes to an accuracy, मतलब इससे एक्यूरेट रिजल्ट निकलने के फायदे चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद पर्पसली किसी को सेलेक्ट नहीं किया, रैंडम किसी को भी ले लिया. अब कौन सी मेथड्स हो सकती हैं रैंडम सैम्पलिंग के लिए? लॉटरी सिस्टम हो सकता है, कोई एक लिस्ट ब्लेंड फोल्डेड मतलब कि मुड़ा हुआ पन्ना हो सकता है, ऐसा हो सकता है. या उनको नंबरिंग दे सकते हैं, कार्डिनल नंबर दे सकते हैं अपन, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सेकंड, और उसमें से जो भी नंबर है अलग अलग अपन ने सेलेक्ट कर लिया. तो इस तरीके से उनको लिया जा सकता है. ठीक है. इससे होने वाले फ़ायदे कौन कौन से हैं? रैंडम सैम्पलिंग्स के मेरिट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात है कि ये साइंटिफिक मेथड है. क्यों है? क्योंकि जो सैंपल लिए जा रहे हैं हर एक सैंपल को
इक्वल चांस मिल रहा है सेलेक्ट होने के लिए। दूसरा मेरिट इसका है सैम्पलिंग एरर कैन बी मेजर्ड। तो जो भी सैम्पलिंग मेथड रहेगी उसकी कुछ ना कुछ तो पैटर्न रहेगा सिलेक्ट करने का, बट रैंडम सैम्पलिंग में कोई मेथड नहीं है, सिंपली अननोन मेथड है। जो हाथ में आया वो सिलेक्ट हो गया, वो डेटा सिलेक्ट हो गया, इसलिए इसमें एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी जो मेरिट है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं और रैंडम सैम्पलिंग में एवरी एलिमेंट है ना, तो सैंपल स्पेस में से जो जितने भी आउटकम्स हैं, सो एवरी आउटकम हैज़ गॉट इक्वल चांस, तो एक्यूरेसी जो होगी वो बिल्कुल सटीक आएगी। फिर रिप्रेजेंटेटिवनेस, ये सबसे बड़ा इसका मेरिट है। क्यों? क्योंकि जितने ग्रेटर नंबर ऑफ आइटम्स होंगे तो सैंपल जो सिलेक्ट किया जाएगा रैंडमली, उसको उतना ज़्यादा चांस मिलेगा सिलेक्ट होने के लिए, है ना। इकोनॉमिकल, सस्ती सुंदर टिकाऊ, कम समय कम पैसा कम लेबर इसमें लगता है, इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मेथड ज़्यादा अच्छी है। फिर डीमेरिट्स, तो डीमेरिट्स यानी उसकी बुराइयाँ या कमियाँ। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स की कौन कौन सी कमियाँ हैं? पहली कमी है फ्यू आइटम्स आर इंक्लूडेड। ऐसी बहुत से स्थितियाँ बनेंगी जब बहुत कम आइटम्स को इंक्लूड किया जा सकेगा बस, और उसी से सारा रिज़ल्ट निकल के सामने आ जाएगा। दूसरा है कि सारे केसेस में पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर कि सैंपल मेथड को यूज़ नहीं किया जा सकेगा। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उतने ट्रू नहीं होते, फेक या फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि साइज़ ऑफ सैंपल स्मॉल होता है इसमें, इसलिए रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है उसकी वो उतना ट्रू नहीं रहेगा 100%। प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, किसको लें किसको नहीं लें, सिलेक्शन की प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेटर के सामने रहेगी, तो उसके लिए एक डिफ़िकल्ट जॉब है। यदि कुछ यूनिट को वो छोड़ देता है तो फिर वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं कहला पाएगी। एंड इट इज़ नो फ्री फ्रॉम बायस, बायस मतलब पार्शियलिटी, तो कहीं ना कहीं तो पार्शियलिटी इसमें भी पॉसिबल हो जाती है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो सैम्पलिंग मेथड है वो बायस से फ्री है ना। अब इसके बाद आ रहा है एरर्स। तो दो टाइप की एरर्स होती है स्टैटिकल एरर्स, बायस्ड एंड अनबायस्ड। बायस्ड मतलब जानबूझकर की गई है, और अनबायस्ड मतलब कि धोखे से होने वाली गलतियाँ, ठीक है। तो बायस्ड एरर का सोर्स क्या है? बायस्ड एरर्स अराइज ड्यू टू बायस ऑफ इन्फॉर्मेंट्स और एन्यूमरेटर्स और defective measurements, and unbiased error arise in regular course। मानवीय स्वभाव है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं हुई, अनजाने में हुई है, धोखे से हुई है। बायस्ड एरर जो अफेक्ट करेगी किसी एक साइड को, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये दोनों साइड को अफेक्ट करती है अनबायस्ड एरर, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी, ठीक है। नेचर, बायस्ड एरर क्यूमुलेटिव नेचर की रहेंगी। क्यूमुलेटिव मीन्स इकट्ठी होती जाएंगी। गलती यदि हो गई एक बार तो वो गलती, उसका जो इम्पैक्ट है वो आगे चलकर फिर उसके रिज़ल्ट पर आएगा, उससे जो रिज़ल्ट आएगा फिर उससे जो कुछ और अर्थ इंटरप्रीट किया जाएगा फिर उस पर रिज़ल्ट आएगा, तो वो क्यूमुलेटिव यानी इकट्ठी होती जाएगी और वो बहुत बड़ी बन जाएगी वो गलती, है ना। लेकिन अनबायस्ड एरर्स कैसी रहती हैं? कंपनसेटिव, कि कभी नेगेटिव हो गया कभी पॉजिटिव, तो माइनस प्लस होकर ज़ीरो बचा, तो वो गलती धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना बड़ा नहीं होता। चेकिंग, बायस्ड एरर्स कैन बी लोकेटेड एंड देयर अकरेंस कैन बी चेक्ड।
क्योंकि वो जानबूझकर की है, तो जिसने की उसे पता है कि गलती कहाँ हुई है। पार्शलिटी के कारण हुआ है तो उसको पकड़ा जा सकता है उस गलती को, लेकिन जो अनबायस्ड एरर्स रहेंगी उनको हम लोकेट भी नहीं कर सकते और चेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जानबूझकर थोड़ी हुई है, धोखे से हो गई है, पता नहीं कब कैसे कहाँ, ये बिल्कुल भी नहीं पता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज जो क्वेश्चंस तुमने इसमें समझे हैं, जो टॉपिक समझे हैं, उनसे रिलेटेड आंसर्स अपनी कॉपी में तुम लोग लिखोगे। ठीक है। गॉड ब्लेस यू।